BPCG 171 जर्नल साइकोलॉजी सामान्य मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 6 रहेगा और इसका क्या है यूनिट नंबर 6 है, ठीक है। और इस चैप्टर नंबर 6 और यूनिट नंबर 6 में क्या है, व्यक्तित्व के सिद्धांत, ठीक है भाई। व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या है, इसमें अगर आपको करना क्या है, जैसे 6.2 व्यक्तित्व से आपका क्या अभिप्राय, यानी जो व्यक्तित्व है आप उससे क्या समझते हैं, उसका अभिप्राय क्या है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत, ठीक है। व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या है, तो व्यक्तित्व के सिद्धांत में भी आपको कुछ सिद्धांत पढ़ना है। जैसे व्यक्तित्व का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है, व्यक्तित्व का व्यवहारवादी दृष्टिकोण और व्यक्तित्व के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, ये दो दृष्टिकोणों को जरूर देखना। व्यक्तित्व का व्यवहारवादी दृष्टिकोण और व्यक्तित्व का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, ये हो गया। और एक है व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, इसको मत करना, ये मानवतावादी और व्यवहारवादी जरूर देख करके जाना। और व्यक्तित्व का मूल्यांकन, भाई कोई व्यक्ति व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे करता है, भाई किसी का भी व्यक्तित्व है हम उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, या किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के का जो व्यक्तित्व है उसका मूल्यांकन किस आधार पे होगा, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है या उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है, देखिएगा। व्यक्तित्व हमेशा आम लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है। अगर हम बात करें जो व्यक्तित्व है वह आम लोगों के बीच में क्या रहा है, चर्चा का विषय रहा है। लेकिन इसे परिभाषित करना, इसकी प्रकृति की को रेखांकित करना मनोवैज्ञानिकों सहित सभी के लिए हमेशा एक मुश्किल रहा है। अगर बात करें व्यक्तित्व को परिभाषित करना, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हैं या सभी के लिए मुश्किल रहा है। जब हम बयान देते हैं जैसे कि वह एक अच्छी डॉक्टर है या मैं वास्तव में MS धोनी को पसंद करती हूँ, फिर क्या हम वास्तव में डॉक्टर के चिकित्सा ज्ञान या उसकी व्यावसायिकता का दक्षता का आकलन करते हैं। क्या आप धोनी को पसंद करते हैं, क्या वह बहुत अच्छा खेलता है क्योंकि वह वास्तव में आपकी टीम का नेतृत्व करने में सक्षम है, या डाउन टू अर्थ रवैये के कारण। तो आपके व्यक्तित्व का वर्णन करते समय हम वास्तव में क्या देखते हैं, वह वास्तव में हम कैसे नहीं, जब हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है या कुछ भी होता है जिससे हम बहुत प्रभावित हैं, तो हम उसके किन गुणों से प्रभावित हैं। जैसे यहाँ पर धोनी का एग्जांपल दिया, भाई हम उसके खेलने से प्रभावित हैं, ये बहुत तो कूल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, इससे प्रभावित हैं, ये हमारे टीम के कप्तान हैं, इसके प्रभावित हैं। यानी व्यक्तित्व का आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे बोला कि जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के आपकी कुछ गुण से व्यक्तित्व है, भाई वो मिलनसार है, मिलता सही से है, आप उसके पेशे से खुश हैं, ठीक है, या वो आपका जानकार है। नहीं, हम जब किसी के बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप उसे वास्तव में किस रूप से देखते हैं, वास्तव में हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पार्सिना से लिया गया, जो नाट्य के दौरान पात्रों का व्यक्तित्व करने के लिए अभिनेताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुखौटा है, एक प्रकार का। भाई वहाँ पर जो लैटिन या यूरोप में कह सकते जो क्या होता था, वहाँ पर जो नाटक होते थे, ठीक है, वहाँ पर जो लोग क्या करते थे, अभिनय करते थे, जैसे हीरो जो, ठीक है, नाटक जो करते थे, नाटक करने वाले जो लोग होते थे एक प्रकार का मुखौटा पहनते थे, ठीक है, उसको पार्सोनिन कहा जाता था। जैसे कि किरदार बदलता है वैसे वैसे अभिनेता का मुखौटा बदलता। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें जैसे रामलीला चल रही है, तो रामलीला में कोई व्यक्ति कई सारे रोल कर सकता है, हनुमान का भी रोल कर रहा है, किसी और का भी रोल कर रहा है, तो ठीक है, जो रोल अपना क्या करता, मुखौटा बदल देता ना, यदि वेशभूषा। तो क्या इसका मतलब क्या है, व्यक्तित्व शब्द हमारे सदा बदलते व्यक्तित्व को दर्शाता है। यानी जो हमारा, जैसे मान लो तुम कहीं किसी फिल्म में रोल कर रहे हो, 5-6 रोल तुम ही कर रहे हो, तो जब तुम हर रोल में बदल रहे हो, अलग अलग व्यक्तित्व कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व सदा के लिए बदल रहा है या हमेशा बदलता रहता है। हाँ, कुछ हद तक हमारा व्यवहार हमेशा स्थिर या पूर्वान्मुख नहीं होता। कभी कभी हम भविष्यवाणी के रूप में व्यवहार करते हैं और कभी कभी हम एक परिचित स्थिति में भी काफ़ी अलग व्यवहार करते हैं। हाँ, कभी कभी हमारा व्यवहार पूरी तरीके से अप्रत्याशित हो जाता है, तो हमारे सदा बदलते किंतु यह व्यवहार के कारण व्यक्तित्व की परिभाषा क्या होती है, एक प्रकार से भ्रामक है। व्यक्ति व्यक्तित्व की कई परिभाषाएं पा सकते हैं। यानी जो व्यक्ति है वह व्यक्तित्व की कई परिभाषाएं बता सकता है। हम व्यक्तित्व की निम्नलिखित परिभाषाओं के साथ शुरू करेंगे। देखो, व्यक्तित्व एक
गतिशील संगठन है। क्या करें भाई, जो व्यक्तित्व है वह एक गतिशील संगठन है जो व्यक्ति के अंदर मनोभौतिक तंत्र के अंदर होता है, यानी जो व्यक्ति जो है उसके मनो के अंदर भौतिक तंत्र के अंदर होता है, जो हमारे व्यवहार, विचार और भावनाओं के विशिष्ट प्रतिमान बनाता है। व्यवहार की विभिन्न शैलियों को जीवन आदता प्रकट करता है। किसी के चरित्र में दूसरे पहलू जो प्रभावित करते हैं उसको भी हम व्यक्तित्व कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे के पहलू से प्रभावित होता है उसको भी व्यक्तित्व कह सकते हैं। व्यक्तित्व सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के विशिष्ट पैटर्न में व्यक्तित्व के अंतर को संदर्भित करता है, बताता। आगे बताते हैं कि व्यक्तित्व का अध्ययन दो व्यापक क्षेत्रों पर केंद्रित है। पहला, खास व्यक्तित्व विशेषताओं में अलग अलग अंतरों को समझना, और जैसा कि सामाजिक या चिड़चिड़ापन। दूसरा है कि हम यह समझना कि किसी व्यक्ति के विभिन्न भाग या समग्र रूप में कैसे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इन सारी परिभाषाओं में हमने व्यक्तित्व के बारे में अपेक्षाकृत स्थिर हैं। यह दैनिक आधार नहीं बदलता है, यानी जो व्यक्तित्व होता है उसका आधार नहीं बदलता। जैसे बोला कि भाई जैसे कोई व्यक्ति नाटक कर रहा है, कभी कोई रोल कर रहा, कभी कोई रोल कर रहा, तो नाटक में तो बदला, तो क्या नाटक में जो किरदार कर रहा है उसके साथ क्या उसका व्यक्तित्व बदल जाता है, क्या उसका कैरेक्टर बदल जाता है? तो कह रहा है कि उसका कैरेक्टर तो नहीं बदलता है, लेकिन वह कुछ समय के लिए जरूर बदल जाता है कि जब वह रोल कर रहा है। लेकिन व्यक्ति जो है उसका कैरेक्टर बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बदलता है, लेकिन बदलता जरूर है, लेकिन वह कुछ समय के लिए बदल सकता है, यानी उसमें बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, यानी व्यक्तित्व का जो है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला था, जैसे हम क्या बात करेंगे, व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। भाई व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, ठीक है, व्यक्तित्व का सिद्धांत। अरे तोहरे सब बोलते हैं पर क्या दिएगा, मैंने आपको बोला कि व्यक्तित्व का सिद्धांत। ठीक है, देखो मनोविश्लेषक सिद्धांत क्या है इसका। ठीक है, देखो पेशे से चिकित्सक फ्रायड व्यक्तित्व के मनोविश्लेषक सिद्धांत के प्रमुख योगदान करता है। उन्होंने रोगियों के साथ, यानी जो उनके पेशेंट थे, जो मरीज थे, उनके साथ नैदानिक अभ्यास करते हुए अपने सिद्धांत को बताया है। अचेतन मानसिक प्रतिक्रियाएं उनके सिद्धांत का केंद्रीय तत्व है। यह उन इच्छाओं, आवश्यकताओं और प्रेरणाओं को संदर्भित करता है जिनके बारे में हम जागरूक नहीं हैं। इसके लिए अवला उन्होंने मानव व्यवहार का गहरा पहलू जैसे कि आक्रामकता और यौन इच्छाएं भी हमारे व्यक्तित्व में महत्व, कहने कि मानव का जो व्यवहार है जो भाई आक्रामक है, ठीक है, जो एग्रेसिव है, ये जो हमारी यौन इच्छाएं हैं, ठीक है, उसको भी क्या करता है, व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, व्यक्तित्व में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समझने के लिए कि हमारा मानस, यानी जो मन है, कैसे काम करता है, ने प्रभावित किया है। मानस का स्थलाकृति मॉडल यह बताता है कि हमारा मन कैसे संयोजित होता है। हमारे व्यक्तित्व में रचनात्मक मॉडल, विकास के मनोसामाजिक मॉडल या मानस के स्थलाकृति मॉडल, ये सारे इन तीनों में इन्होंने क्या इसको प्रभावित किया। कहने की जो व्यक्तित्व है वह उसके मन के कारण भी चलता है। भाई जैसे जैसे व्यक्ति का मन मचलता है या मन जो कहता है उसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व, यानी मन भी कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी जो व्यक्ति है, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला था कि जैसे व्यक्ति में आक्रामकता है, यौन इच्छा है, इससे भी क्या होता है कि व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, या हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें हमें किसी प्रकार का चेंज या जो परिवर्तन है वह भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उनके अनुसार हमारा चेतन मन वह हिस्सा है, यानी कहते हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें, हमारा जो चेतन मन वह हिस्सा है जो वास्तविक वर्तमान जानकारी से संबंधित, अर्थात सभी विचार, जो भावनाएं हैं या जो कार्य हैं उनके बारे में आप जानते हैं, वे उसी क्षण मन का हिस्सा होते हैं। और पूर्व चेतना और चेतना मन उन सभी सूचनाओं से संबंधित है जिनके लिए आप वर्तमान में अवगत नहीं हैं, लेकिन जब आप ध्यान दें तो अवगत हो सकते हैं। मन का अंतिम स्वर अचेतन है। मन का यह हिस्सा उन सामाजिक रूपों में अस्वीकार है। ठीक है, उनके अनुसार मन का यह अचेतन हिस्सा हमारे कार्य को प्रभावित करने में, करें कि जो मन है वह भी व्यक्तित्व को बदलता है, या मन भी कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है, माइंड जो मन है, मन का भी एक अहम रोल है। ठीक है, उसका भी अहम रोल है, वह भी हमारे कार्यों को प्रभावित करता है जिससे हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आता है। यानी जो मन है, जो माइंड है, वह भी क्या करता है, व्यक्तित्व में उसकी भी एक भूमिका है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, उसकी भी बहुत है। अब हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक मॉडल, ठीक
ठीक है। रचनात्मक मॉडल नहीं बल्कि हम एक मॉडल तो मैंने आपको बता दिया है, जैसे इसमें एक मैंने चीज़ बोला था शुरू में आपको, उसको देखेंगे, ठीक है। कहाँ गया उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें मनोसामाजिक मॉडल, ये सारे मॉडल ही हैं, इसमें ज़्यादा दिया गया है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं। हाँ, व्यक्तित्व का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्यक्तित्व का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इसको देखिएगा, ठीक है। ठीक है, व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व, यानी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व मनोविश्लेषक सिद्धांत के मुख्य आलोचक थे। करें कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो व्यक्तित्व थे वह मनोविश्लेषक सिद्धांत के आलोचक थे। वह इस विचार के खिलाफ थे कि मानस यानी मनुष्य जो है और अचेतन सामग्री का उपयोग करके मानव व्यक्तित्व को समझ सकता है। यानी जो मनुष्य है वह इंसान को और अचेतन सामग्री को, इसको मिक्स करके इसके जरिए व्यक्तित्व को समझ सकता है। जॉन बी वाटसन व्यवहारवादी दृष्टिकोण के संस्थापक हैं, लेकिन B.F. स्कैन सबसे प्रभावशाली व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी सिद्धांतकारों के अनुसार व्यक्तित्व एक अमूर्त और काल्पनिक अवधारणा है। कह रहे हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत क्या मानते हैं कि जो व्यक्तित्व है वह अमूर्त है, दिखाई देने वाला नहीं है, कल्पना है, कोरी कल्पना है कुछ है नहीं। आंतरिक मानसिक प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में इसका वर्णन करना बिल्कुल गलत। करें कि अगर हम इसका वर्णन करते हैं मानसिक तौर से, ये बिल्कुल गलत है। व्यवहार की प्रतिक्रिया में उद्दीपक प्रतिक्रिया SR संबंध और पुनर्बलन की भूमिका हमेशा व्यवहारवादियों के बीच अध्ययन का केंद्र बिंदु रही है। उनके अनुसार व्यक्तित्व को समझने के लिए सबसे पहले SR संबंध है जिसमें प्रबलन की भूमिका को समझना होगा। उनके अनुसार व्यक्तित्व विभिन्न उद्दीपकों के लिए की गई पुनर्बलित प्रतिक्रिया का एक संग्रह है। मनोविज्ञान का परिचय पाठ्यक्रम से आपको याद हो सकता है कि व्यवहारवादियों क्रिया सूत्रों अनुबंध प्रशिक्षण। व्यवहारवाद का सबसे महत्वपूर्ण किराएदार पुनर्बलन और प्रेरणा के माध्यम से होता है। चूंकि हर इंसान के जीवन में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए RS अधिगम के रूप में एक दूसरे से अलग होता है। इस कारण से वजह से हम व्यक्तित्व से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखो कह रहे हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांतकार कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह बिल्कुल अलग है। और हमने वहाँ पर RS को पढ़ा था ना, मैंने बताया था ना शुरू में, इससे पहले वाले चैप्टर में। तो क्या कह रहे हैं कि हर इंसान की जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए उनका RS अधिगम जो है एक दूसरे से अलग है। यानी सबकी जो परिस्थितियां भैया, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए हर व्यक्ति जो व्यवहार करता है वह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से व्यक्ति व्यवहार करेगा, ठीक है। इसलिए हम व्यक्तित्व को एक दूसरे से भिन्न पाते हैं। यानी हर व्यक्ति में क्या होता है कि जो व्यक्तित्व, व्यवहारवादी मानते हैं कि हर इंसान का जो व्यक्तित्व होगा वह अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर RS जो अधिगम है एक दूसरे से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है या बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगला हम बात करें व्यक्तित्व का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है। देखिएगा, व्यक्तित्व का मानवतावादी दृष्टिकोण, यह मनोविज्ञान में तीसरे बल या तीसरे दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। करें यह जो मनोविज्ञान में तीसरे बल या तीसरे दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। मानवतावादी दृष्टिकोण मनोविश्लेषकों और निराशावादी दृष्टिकोण और मानव व्यवहार के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में है। अब्राहिम और कार्ल मानवतावादी दृष्टिकोण के जो प्रमुख सिद्धांतकार, अब हम उनके सिद्धांत की जांच करेंगे। यानी व्यक्तिगतवादी दृष्टिकोण, यानी जो व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं उनको लेके करें कि जो व्यवहार है, ठीक है, जो व्यक्तिगतवादी दृष्टिकोण है इनमें जैसे आवश्यकता का, यानी जो व्यक्ति है वह आवश्यकता का पालन करे, यानी आवश्यकता के अनुसार जो है वह व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है बदल सकता है। यानी जैसे व्यक्ति में कुछ चीज़ें, जैसे व्यक्ति जन्मजात चालाक हो सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति होते भाई जन्मजात चालाक है, ठीक है, उसका माइंड बहुत तेज है। यानी आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता का पदानुक्रम का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, देख हम सुना क्या करो, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह आवश्यकता के अनुसार क्या है, बदलता रहता है, ठीक है। उसकी जैसी आवश्यकता रहेगी, जैसी नहीं रहेगी, वह उसी प्रकार से क्या होता है, चेंज होता रहता है, या उसमें हमें क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी आवश्यकता के अनुसार उसके व्यक्तित्व में हमें परिवर्तन होता दिखाई देता है। यानी उसमें जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा,
उसी अनुसार हम उस चेंज को देखते हैं, उस चेंज को पाते हैं। यानी आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता जैसी रहेगी आपका जो व्यक्तित्व होगा उसी प्रकार से वह बदलता रहेगा। स्व पर ध्यान केंद्रित करना, कुछ व्यक्तित्व ऐसा होता है जो खुद पर ज़्यादा ध्यान, स्व पर मतलब खुद पर यानी स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका क्या रहता है, वह खुद पर ही ज़्यादातर क्या करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, कि दूसरे पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, या दूसरे व्यक्ति पर या दूसरा जो इंसान है उस पर उनका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, बल्कि उनका जो सारा ध्यान रहता है वह उनका जो ध्यान है सारा स्वयं पर रहता है, यानी स्व पर उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है, जैसे इन्होंने स्व पर ध्यान केंद्रित करने में बताया है, ठीक है। उसके अनुसार इसमें देखेंगे। बाकी तो यही सारा इम्पोर्टेंट है, जो इतना इम्पोर्टेंट था उतना मैं बता ही रहा हूँ। व्यक्तित्व का मूल्यांकन, इसको देखेंगे, ठीक है। 6.4 में देखिएगा क्या है, 6.4 में आ जाना, व्यक्तित्व का मूल्यांकन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बुद्धि के आकलन में भांति यानी पिछली इकाइयों में शामिल व्यक्तित्व मूल्यांकन में भी मनोवैज्ञानिकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। APA के अनुसार, एक कोई थिंकर उनकर है, ठीक है। व्यक्तित्व मूल्यांकन पेशेवर मनोवैज्ञानिकों में एक प्रवीणता है, यानी जो पेशेवर जो लोग हैं मनोवैज्ञानिक, जो मनोविज्ञान के ही काम करते हैं, वो व्यक्तित्व के एक प्रवीणता है, जिसमें व्यक्तित्व शील गुणों और शैलियों के क्रियान्वयन, समकन और व्याख्यात्मक रूप से समर्थित उपयोग शामिल है, जिसकी सहायता से हम नए दैनिक निदान को परिष्कृत करना, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की संरचना और उसकी सूचना तथा विभिन्न प्रकार के जो संदर्भ हैं, जैसे कि नैदानिक है, फोरेंसिक है, संगठनात्मक है, शैक्षणिक है। नहीं, हमारा जो व्यक्तित्व है चाहे नैदानिक है, फोरेंसिक है या संगठनात्मक शैक्षणिक, व्यवहार की भविष्यवाणी का सटीक बढ़ाना। APA द्वारा व्यक्तित्व मूल्यांकन की उपयुक्त परिभाषाओं से पता चलता है कि यह एक विशेषीकृत ज्ञान है, यानी क्या विशेष ज्ञान है, या जिसके परीक्षण से यानी जिसके उपयोग से मनोवैज्ञानिक जो गुण होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक गुण है, व्यक्तित्व के सिद्धांत के क्रियान्वयन जो है, उसका जो क्रियान्वयन करते हैं, क्रियान्वयन का ज्ञान जो है, और उसकी व्याख्या से संबंधित ज्ञान हो, उसकी व्याख्या से क्या होता है, यहाँ संबंधित ज्ञान होने के लिए एक मूल्यांकनकर्ता की आवश्यकता होती है। इसका यानी उसका जो ज्ञान है वही कितना है कितना नहीं, उसका मूल्यांकन करने की क्या होती है, इसमें हमें आवश्यकता होती है या आवश्यकता भी महसूस होती है। व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीके, इन तकनीकों मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में, यानी जो व्यक्तित्व का आकलन है, ठीक है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं, ठीक है। व्यक्तित्व का आकलन के लिए विभिन्न तकनीकें हैं, इन तकनीकों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आत्म प्रतिवेदना का मापन और प्रेक्षी तकनीकें। पहले आत्म प्रतिवेदना मापन क्या है, जैसा कि नाम से पता चलता है, इस पद्धति में एक प्रतिभागी से सीधे तौर उसके बारे में विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर के आधार पर उसके व्यक्तित्व का। आत्म प्रतिवेदना का मतलब होता है जैसे हमने कोई क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, किसी व्यक्ति से हमने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है और उसके आंसर के आधार पे उसने जो उत्तर दिया है, उसके उत्तरों के आधार पे हम उसका बता रहे हैं कि भाई उसका जो है उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। हमने किसी क्वेश्चन के आंसरों के, ठीक है। देखो प्रश्न, मनोचिकित्सक की भाषा में एक आइटम कहा जाता है, कुछ सिद्धांत पर आधारित है और संचरित प्रकृति है। प्रत्येक आइटम पर प्रतिक्रियाओं का निर्धारण मापनी का उपयोग करके मात्रात्मक रूप में दर्ज किया जाता है। कुल प्राप्त स्कोर की जब परीक्षण के लिए विकसित एक मानक तालिका का उपयोग करके इसकी व्याख्या की जाती है। कुछ प्रसिद्ध आत्म प्रतिवेदन मापन के लिए, यानी कह सकते हैं कि जब हम आत्म प्रतिवेदन मापन क्या है, जब क्या कर रहे हैं कि भाई कि जब हम कुछ क्वेश्चन करें, ठीक, कुछ जब हम क्वेश्चनों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन से किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जो आंसर आता है उसके आधार पे हम कह सकते हैं किसी के व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं। भाई आपका व्यक्तित्व कैसा है, मैं आपसे 15-20 सवाल पूछूंगा और आप जो उत्तर देंगी उसी के आधार पे बता दूंगा कि आपका व्यक्तित्व अच्छा है, खराब है, मीडियम है, कैसा है, वैसे बता दिया। प्रेक्षी तकनीकी क्या होती हैं, ठीक है। प्रेक्षी तकनीक कई सारे तकनीकों का प्रयोग करके, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पर यह व्यक्तित्व को मापने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार हमारे व्यक्तित्व का अधिकांश भाग अचेतन प्रक्रिया के द्वारा आकार लेता है। इसे मापने के लिए हमें केवल व्यक्तित्व का अप्रत्यक्ष
उपयोग का सहारा लेना चाहिए। सभी परीक्षण प्रयोग के सिद्धांत पर आधारित है। फ्रेड द्वारा प्रस्तावित रेख रक्षा तंत्र है। इस तकनीक की मूल धारणा है अस्पष्ट या असंरचित उद्दीपक या स्थिति किसी व्यक्तित्व को अपनी जो भावनाएं हैं, संवेग हैं, इच्छाएं हैं, उन पर प्रत्यक्षित करता है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि प्रत्यक्षी तकनीकी का मतलब होता है कि हम कई सारी तकनीकों का, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें कई सारी जो तकनीकें होती हैं हम उन तकनीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम उन तकनीकों का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको जानने के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी तकनीकों के आधार पे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें कई सारी जो तकनीकें होती हैं उन तकनीकों का प्रयोग करके इसमें उसका निकाला जाता है। तकनीक कौन कौन सी, जैसे भावना है, ठीक है, संवेग है, इच्छा है, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करके, यानी भावनात्मक आधार पे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, या संवेगों के आधार पे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, या इच्छाओं के आधार पे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इस आधार पे हम क्या करते हैं, व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसका आकलन किया जाता है, यानी इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी ये सारी जो तकनीकें हैं हम इनका क्या करते हैं, अच्छे से प्रयोग करते हैं और इन तकनीकों के आधार पे हम बताते हैं कि भाई किसी व्यक्ति का जो है उसका व्यक्तित्व कैसा है, या उसका जो व्यक्तित्व है उसमें किस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे संवेगों का, इसमें क्या शामिल, जैसे रेशक प्रशिक्षण है, या हॉटमैन स्याही धब्बा परीक्षण है, ठीक है, या व्यक्ति कांकन परीक्षण है, वाक्य समापन परीक्षण है, शब्द सहचर परीक्षण है। ये परीक्षण गुणात्मक रूप से एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। इन परीक्षणों के विशेषज्ञ द्वारा विषय लेखित की जाती है। हालांकि इन परीक्षणों की सीमा कम नहीं होती है, यानी इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, चूंकि दूसरे प्रतिक्रियाओं की व्याख्या अधिक व्यक्तिपरक है, इसलिए यह नाटकीय रूप से एक परीक्षक से दूसरे रूप में भिन्न हो सकती है। यानी इस आधार पे, यानी प्रेक्षित तकनीकों का भी प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका क्या किया जा सकता है भाई, आकलन किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है या उसका व्यक्तित्व किस प्रकार से है, उसका भी इसमें हम आकलन को पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर सारांश आ गया है। ठीक है, सारांश भी आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। इस अध्याय में हमने व्यक्तित्व के संदर्भ में व्यक्तिगत अंतर के बारे में सीखा। अध्ययन की शुरुआत व्यक्तिपरक अवधारणा और अर्थ के साथ हुई। फिर हमने फ्रायड के योगदान, गुणशील सिद्धांत, व्यवहार और व्यक्तिगत दृष्टिकोण की व्यक्तित्व पर विशेष जोर देने के साथ व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों को भी समझाया। अंत में व्यक्तित्व को मापने के विभिन्न तरीके, यानी व्यक्तित्व के मापने के विभिन्न जो तरीके हैं उन तरीकों पर भी हमने किया है, इसमें चर्चा की है, उसके बारे में हमने देखा है। इकाई अभ्यास प्रश्न, कुछ इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ इसमें प्रश्न दिए गए हैं। आप व्यक्तित्व से क्या समझते हैं? ठीक है भैया, आप व्यक्तित्व के क्या समझते हैं, या व्यक्तित्व के सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, व्यक्तित्व के सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रखा है। ठीक है, व्यक्तित्व का आकलन में आत्म प्रतिवेदना मापन कैसे प्रत्यक्षी तकनीकी से अलग है। फिर यहाँ पर क्या कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं 6.7 में, जैसे व्यक्तित्व है, प्रमुख गुणशील गुण है, फिर केंद्रीयशील गुण है, यहाँ पर कुछ और दिया गया है। फिर द्वितीय गुणशील है, यहाँ पर जैसे लिखा गया द्वितीय गुणशील को यहाँ पर बताया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर इदम है, इदम क्या होता है, इदम के बारे में आपको यहाँ पर पूरा इसको एक्सप्लेन किया गया, इदम क्या होता है। फिर स्त्रीण है, फिर सामूहिक अचेतन है, सामूहिक अचेतन क्या होता है। फिर स्वमूल्यांकन के कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और उनके यहाँ पर आपको आंसर भी दिए गए हैं जो स्वमूल्यांकन के क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर यहाँ पर संदर्भ और उपयोगी सामग्री यहाँ पर आपको बताया गया। और इसी के साथ कह सकते हो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 एक समाप्त हो गया है। और इसका जो अगला चैप्टर होगा मैं आपका अगला चैप्टर भी करवा दूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको 5 चैप्टर करवा रखे हैं, उसको भी जा करके एक बार ज़रूर देख लेना, और वीडियो भी मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगी और एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा। इसकी जितनी और भी क्लासेज होंगी मैं कल आपको सारी क्लास करवा दूंगा। वैसे भी 4 अब क्लास और बची हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, चारों भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है।